Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yameen and I welcome you all in this session. मेरे दोस्तों, SBR SBR के अंदर आप लोगों को पता है कि SBR के अंदर जब भी आप जाते हैं तो एग्जाम कुछ ऐसा आने लगा है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कंसोलिडेशन का होगा। और अक्सर ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आपके सामने मेक और ब्रेक होता है। यानी अगर आपका कंसोलिडेशन का क्वेश्चन अच्छा हो जाए तो फिर ऑलमोस्ट डीम्ड बात होती है कि बाकी सारे पेपर के अंदर से you will get your passing marks anyway। और अगर आप कंसोलिडेशन का क्वेश्चन अच्छा ना करें तो फिर अक्सर बाकी कोर्स एरियाज के ऊपर, बाकी पेपर के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है और वहीं से आपका कॉन्फिडेंस लूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एक कंसोलिडेशन के क्वेश्चन की। ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन प्री मार्च 2025 एग्जाम प्री मार्च 2025 एग्जाम एसीसी का पब्लिश्ड मॉक है। इसके साथ इसके अंदर एनरिकेस कंपनी के नाम से एक सवाल दिया गया है। हम इस एनरिकेस कंपनी वाले सवाल को सॉल्व करने जाएंगे। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बातों के ऊपर गौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही वो सवाल है जो कि अल्टीमेटली आपके पेपर में उठकर आएगा। और जब उठकर आएगा तो उसके लिए आज से हमें प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। क्लियर होती है बात? ये जरा सुनिएगा। एग्जामिनर कहता है भाई, एनरिकेस कंपनी इज द पेरेंट कंपनी ऑफ अ ग्रुप which prepares financial statements using IFRS accounting standards। एग्जामिनर कहता है द फाइनेंशियल ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2017। आप जब भी एग्जाम के अंदर हो और आप ईयर एंड देखें 31 दिसंबर 2017 तो फौरन अपने आप को ये दिमाग में लेकर आ जाएं कि आपका ईयर स्टार्ट क्या होगा। 31 दिसंबर 2017 आपका ईयर एंड है, तो इसका मतलब ईयर स्टार्ट क्या होता होगा? 1 जनवरी 2017। एग्जामिनर कहता है द फॉलोइंग एग्जिबिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपके सामने तीन एग्जिबिट्स दी हुई हैं। पहली एग्जिबिट रिलेट करती है एक्विजिशन से, दूसरी एग्जिबिट शेयर सेल से, तीसरी एग्जिबिट ड्राफ्ट एसओएफपी से। इसी के बारे में एग्जामिनर ने बताया हुआ है। कह रहे हैं जो पहली एग्जिबिट है, दैट एग्जिबिट विल प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्विजिशन ऑफ अ सब्सिडरी। एनरिके कंपनी ने एक सब्सिडरी को इस साल एक्वायर किया है और जिस कंपनी को एक्वायर किया है उसके बारे में कुछ मालूमात आपको प्रोवाइड की जा रही हैं एग्जिबिट नंबर 1 में। एग्जिबिट नंबर 2 में आपने शेयर्स को सेल किया है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स। किसी कंपनी के अंदर आपके इक्विटी शेयर्स थे, आपने वो इक्विटी शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया। डिस्पोज ऑफ करने की वजह से यानी गालिबन अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ करने की वजह से क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे एग्जिबिट नंबर 2 के अंदर। और जो एग्जिबिट नंबर 3 है, दैट इज द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड एसओएफपी ऑफ एनरिके कंपनी एज एट 31 दिसंबर 2017। आप लोगों को मालूम है कि आजकल का सवाल ऐसा ही आता है कि आपके सामने एक प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट आ जाती है और इस प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट को आपने एडजस्ट करना होता है बेस्ड ऑन व्हाट यू स्टडी इन द एग्जिबिट्स। तो ये ड्राफ्ट फॉर्म के अंदर आपके सामने एक अदद एसओएफपी गिवन है और इस ड्राफ्ट फॉर्म की एसओएफपी को हमने कहीं ना कहीं जाके करेक्ट करना होगा। एग्जामिनर ने एग्जिबिट्स तो दी हुई हैं, लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि इससे पहले कि आप एक एक करके एग्जिबिट्स को ओपन करें और वहीं पे डूबना शुरू कर दें, बेहतर हमेशा ये होता है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को ओवरव्यू कर लें। देखिए, रिक्वायरमेंट के अंदर हमें समझ में ये आता है कि टोटल 30 मार्क का सवाल है कंसोलिडेशन वाला और इसके हैं पार्ट्स 3। जो पहला पार्ट है वो 11 मार्क का है, जो दूसरा पार्ट है वो 5 मार्क का है, तो टोटल हो गए 16 मार्क्स। और आखिरी जो पार्ट है जिसके अंदर आपको प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट को एडजस्ट करना है, दैट इज अबाउट 14 मार्क्स। यानी क्लोज टू आप कह सकते हैं 50% मार्क्स हैं स्प्रेडशीट को एडजस्ट करने के, बाकी 50% मार्क्स है एग्जिबिट को कैलकुलेट और एक्सप्लेन करने के। सबसे पहले 11 मार्क की रिक्वायरमेंट है, बड़ी अहम रिक्वायरमेंट है, तो इसके ऊपर जरा गौर करिएगा। एग्जामिनर कहते हैं भाई यूजिंग एग्जिबिट नंबर 1, कह रहे हैं एग्जिबिट नंबर 1 को देख लीजिए। इसका मतलब एग्जिबिट नंबर 2 को नहीं देखिए, एग्जिबिट नंबर 3 को नहीं देखिए, एग्जिबिट नंबर 1 को देखिए। एग्जामिनर कह रहा है भाई यूजिंग एग्जिबिट 1 एंड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सप्लेन विद कैलकुलेशंस। दो चीजें कह रहे हैं भाई, एक्सप्लेन भी करें और कैलकुलेट भी करें। क्या? हाउ टू करेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ गांबा कंपनी इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017।
कह रहे हैं ट्रीटमेंट करें गांबा कंपनी की इन आवर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। गालिबन इस साल आपने कोई कंपनी एक्वायर की है, जिस कंपनी को एक्वायर आपने किया है उसका नाम शायद गांबा कंपनी बना बताया गया है। इस गांबा कंपनी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्विजिशन के वक्त पे क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए, ये आपको बताना है 11 मार्क के लिए। क्लियर होती है बात? अच्छा, मैं तुम सब लोगों से पहला फीलर लेना चाहूंगा। तुम एग्जाम के अंदर एंटर हुए हो, एग्जाम के अंदर एंटर होते हुए तुम्हारी एंग्जाइटी लेवल बहुत ऊपर है। जैसे अभी जो है सुजल कह रहे थे कि सर अब थोड़ा थोड़ा डर लगना स्टार्ट हो गया। थोड़ा नहीं, मैंने कहा काफी डर लगना लगना स्टार्ट हो जाना चाहिए। आप एग्जाम के अंदर गए, आपकी जान निकली हुई है, आपके सामने सवाल पहला खुलता है, पहले सवाल की आपने पहली एग्जिबिट देखी, क्या लग रहा है, निकल गई जान या अभी कुछ चांस है? क्या लग रहा है सिर्फ रिक्वायरमेंट को देख के? कुछ चांस है या नहीं? आपको लग रहा है आप कर पाएंगे या आप नहीं कर पाएंगे? भाई सवाल का जवाब आ रहा है सर चांस तो है। बस यही मैं आपको एहसास दिलाना चाह रहा हूं। जब एग्जाम के अंदर बैठे होगे ना बेटा, तो एग्जाम के अंदर बैठ के जब तुम कोई एक स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करते हो, और वो ही गालिबन अप्रोच फॉलो करते हो जो कि मैं तुमको अभी सिखा रहा हूं, कि पहले पहले सामने का फेस पढ़ा, फिर रिक्वायरमेंट पढ़ी, रिक्वायरमेंट को पढ़ के तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा अक्सर कि यार ये वाली चीज तो मैंने पढ़ी हुई है, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। और वहीं से तुम्हारे दिमाग में ये समझ समझ में आ जाना चाहिए कि यार 11 मार्क की रिक्वायरमेंट है, 11 में से 8 या 9 तो लेना ही लेना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। जब तक तुम्हारा माइंडसेट एग्जाम के अंदर ये स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा ना, और देखो ये तुम्हारा माइंडसेट माइक्रो सेकंड्स के अंदर स्टैब्लिश हो जाना चाहिए। अगर 11 में से 8 9 वाला टारगेट तुम्हारा माइक्रो सेकंड्स के अंदर स्टैब्लिश नहीं हो रहा, और तुम्हें उतना ही सोचना पड़ रहा है जितना भी मुझे बोलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब देयर इज अ बिग ब्लंडर। तो इसलिए मैं अभी ज्यादा बोल रहा हूं, ताकि उस दिन आप माइक्रो सेकंड्स के अंदर अपने दिमाग को चला पाए। भाई हमने सोच लिया क्या हो रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आप गए एग्जिबिट नंबर 1 में, एग्जिबिट नंबर 2 नहीं पता क्या है, एग्जिबिट नंबर 1 के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि 11 मार्क में से 8 या 9 मार्क निकलना है एग्जिबिट नंबर 1 से, प्राइमरी टारगेट हमारा। एग्जामिनर भाई साहब फरमा रहे हैं ऑन 1 जनवरी 20x7। भैया 1 जनवरी 20x7 बोले तो, ये डेट बोले तो, 1 जनवरी 20x7 बोले तो, जल्दी से बताओ, बोले तो साल का पहला दिन, यानी जो कहेंगे साल के पहले दिन से कहेंगे, साल के बीच से कुछ नहीं कहेंगे। एग्जामिनर कहते हैं ऑन 1 जनवरी 20x7 एनरिके कंपनी एक्वायर्ड 60% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ गांबा कंपनी। हमने किसी कंपनी का 60% एक्वायर कर लिया, इसका मतलब 40% क्या है, एनसीआई। एग्जामिनर कहता है द कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड बाय एनरिके कंपनी वाज $50 million कैश। एनरिके कंपनी ने सामने वाली कंपनी को एक्वायर करने के $50 million पे किए। एनरिके कंपनी मस्ट ऑल्सो मेक अ फर्दर पेमेंट, एनरिके कंपनी मस्ट ऑल्सो मेक अ फर्दर पेमेंट ऑफ 35 million। अच्छा खूब समझ लीजिएगा, एग्जामिनर ने लिखा हुआ है द एनरिके कंपनी मस्ट, मस्ट, मस्ट का मतलब क्या होता है, लाजिम, ऑब्लिगेशन है कि सामने वाले को मजीद पे करना ही करना पड़ेगा, ये कॉन्टिंजेंट नहीं है, मस्ट है। वेरी गुड, एक्सेलेंट, डेफर की बात हो रही है। एनरिके कंपनी मस्ट ऑल्सो मेक अ फर्दर पेमेंट ऑफ $35 million ऑन 31 दिसंबर 20x8, बट नो अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन रिकग्नाइज्ड इन रिलेशन टू दिस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? भाई अगर अभी तक जितना हमने सवाल पढ़ा है, मैं अभी जो है ना सिर्फ वर्किंग्स के ऊपर आपको गौर करवा रहा हूं। मैंने वर्किंग्स करने के लिए क्या किया, अपना स्प्रेडशीट रिस्पॉन्स ऑप्शन खोला, और इसके नीचे जाके, अभी स्प्रेडशीट पे तो काम नहीं है, मैं यहाँ पे जाके आपके साथ कुछ वर्किंग्स कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले लिखा वर्किंग नंबर 1, ठीक है। और बाय द वे आपको पता है ना, वर्किंग नंबर 1 इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू, यानी दिस इज ऑल अबाउट एग्जिबिट 1, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1 में आपके सामने कर रहा हूं विच इज रिलेटेड टू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन से रिलेटेड बात कर रहा हूं। भाई इस सवाल के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत भी गौर करें, तो एग्जामिनर ने एक तो फरमाया था कि $50 million की कैश कंसिडरेशन है। भैया जी अगर $50 million की कैश कंसिडरेशन है, तो कैश कंसिडरेशन की अकाउंटिंग क्या बनती? अच्छा वैसे एग्जाम के अंदर याद रखना, डबल एंट्रीज के कोई मार्क्स नहीं है, डबल एंट्रीज के कोई मार्क्स नहीं है। फिर भी समझाने के लिए और आपकी तैयारी कराने के लिए मैं डबल एंट्रीज के थ्रू आपको सिखा रहा हूं। आपने कैश कंसिडरेशन सामने वाले को पे की है 50 मिलियन, तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री बनती, इन्वेस्टमेंट डेबिट होता, सही है ना, इन्वेस्टमेंट डेबिट होता, कैश क्रेडिट होता, कितने से, 50 और 50 से। क्लियर?
एग्जामिनर ने नेक्स्ट आपके सामने फरमाया था, यू मस्ट ऑल्सो मेक अ डेफर्ड पेमेंट ऑफ $35 million ऑन 31 दिसंबर 20x8। आपने सामने वाली कंपनी में शेयर होल्डिंग एक्वायर की है 1 जनवरी x7 को, उसकी कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी 31 दिसंबर 20x8 को, यानी 2 साल के बाद पेमेंट करनी पड़ेगी। किसी को याद है डेफर्ड कंसिडरेशन के केस में क्या किया करते थे? डेफर्ड कंसिडरेशन के केस में क्या किया करते थे, याद है? हम निकाला करते थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन। एक्सेलेंट माय फेलोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन। अच्छा, डेफर्ड कंसिडरेशन है 35 मिलियन की, ये तो क्लियर है भाई, दिस इज 35 मिलियन। लेकिन इस 35 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी डिस्काउंट फैक्टर से। डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/1 + आर। आर का मतलब डिस्काउंट रेट। सवाल में देखते हैं डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट। यस, द डिस्काउंट रेट इज क्लियरली लिखा हुआ है, अ डिस्काउंट रेट ऑफ 5% शुड बी यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड। तो डिस्काउंट रेट कितना है बेटा आपका? 5%, 0.05 रेस टू द पावर, रेस टू द पावर 2 कर रहा हूं क्योंकि 2 साल की डिस्काउंटिंग करनी है। आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली बेटा, आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई 31.75। ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 31.75। अकाउंटिंग एंट्री, वैसे मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग एंट्री बताएं। यही होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट 31.75। हाँ, इन्वेस्टमेंट डेबिट 31.75 और डेफर्ड कंसिडरेशन लाइबिलिटी, डेफर्ड कंसिडरेशन लाइबिलिटी क्रेडिट 31.75। आप सब लोगों को ये मालूम है कि अगर आपने डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड की है प्रेजेंट वैल्यू बेसिस के ऊपर, तो आप सब लोग रिपीटेडली कह चले जा रहे हैं बिल्कुल सही कि सर इसकी अनवाइंडिंग भी करनी पड़ेगी। मैं यहां पे लिख रहा हूं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट क्या होगा? 31.75 साल की शुरू की यानी 1 जनवरी 2017 की लाइबिलिटी है। इसको 0.05 विच इज द डिस्काउंट रेट, इससे अनवाइंड करेंगे तो जो इंपैक्ट आपके पास आ रहा है, मैं थोड़ा सा ना इसको सही कर दूं, तो जो इंपैक्ट आपके पास आ रहा है वो 1.59 का आ रहा है। इस 1.59 की अकाउंटिंग एंट्री बताएंगे? जरा जल्दी से बता दीजिएगा, अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी 1.59 की? अगेन, अकाउंटिंग एंट्रीज की एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, बना लेंगे तो उससे काम तेज हो जाएगा, बना लेंगे तो लॉजिक अच्छी बन जाएगी, दिमाग अच्छा चलेगा, जरूरी नहीं है। वेरी गुड सर जी। सी आर यानी कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग डेबिट होगा 1.59 से, डेफर्ड कंसिडरेशन की लाइबिलिटी, डेफर्ड कंसिडरेशन की लाइबिलिटी क्रेडिट होगी 1.59 से। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने डेफर्ड, किसी किसी अल्लाह के बंदे ने लिखा है, अल्लाह की बंदी ने लिखा है कि सर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगी। भाई अनवाइंडिंग करने से आपकी की गई इन्वेस्टमेंट क्रेडिट नहीं हो सकती, ठीक है ना, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी। आपने सामने वाले को प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स के अंदर पे करना था 31.75। एक साल के बाद जाके, एक साल के बाद जाके अब सामने वाले को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए भी कौन सा जो है कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, तो टेक्निकली और लाइबिलिटी इंक्रीजेस बाय 1.59, क्योंकि ये अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट टाइम को रिप्रेजेंट करती है, टाइम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, वक्त के पैसे को रिप्रेजेंट करती है। तो वक्त का पैसा इज फाइनेंस कॉस्ट और ये फाइनेंस कॉस्ट हमारे सीआर यानी हमारे एक्सपेंस के अंदर जाके बुक हो जाना चाहिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये सिर्फ सीआर के अंदर क्यों बुक होगा, यहां पे एनसीआई क्यों नहीं लिखा मैंने? व्हाई नॉट एनसीआई डेबिट एज वेल? जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट, याद आ गई बात। सर जी, हम हमारी एक्विजिशन, हमारी कंसिडरेशन, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस। बेटा हमने सामने वाली कंपनी को जाके एक्वायर किया है तो ये हमारी एक्विजिशन है। सर ये जो डेफर्ड कंसिडरेशन है ये हमारी कंसिडरेशन है, और अगर इस डेफर्ड कंसिडरेशन के ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस आएगा तो सर वो भी हमारा ही होगा। इस सारी कहानी से एनसीआई वालों का कोई ताल्लुक नहीं है, बाहर वालों का कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमेशा सीआर डेबिट होगा और डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट होगी। वेरी गुड, एक्सेलेंट। आगे आ जाएं जरा। अच्छा, हमने फर्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया, उसकी वर्किंग्स, डबल एंट्री सब मैंने आपको करवा दी, आगे बढ़ जाते हैं। एग्जामिनर कह रहा था कैरिंग अमाउंट ऑफ गांबा कंपनीज नेट एसेट्स इन इट्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज $80 मिलियन। जिस दिन हमने सामने वाली कंपनी को एक्वायर किया तो उस दिन गांबा कंपनी के नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू थी $80 मिलियन।
हम सामने वाली कंपनी को, हम सामने वाले बिजनेस को अपने साथ कंबाइन करते हैं बेस्ड ऑन कैरिंग वैल्यू या बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू। याद है आईएफआरएस 3? आईएफआरएस 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन एक्विजिशन मेथड। आईएफआरएस 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन ये कहता है कि जब भी कोई दो बिजनेसेस कंबाइन हो रहे हो तो दिस कॉम्बिनेशन शुड हैपन ऑन फेयर वैल्यू बेसिस, फेयर वैल्यू विच इज एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो एग्जामिनर कहते हैं इंक्लूडेड इन द नेट एसेट्स एट एक्विजिशन वाज अ फैक्ट्री बिल्डिंग विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ $10 million बट अ फेयर वैल्यू ऑफ $40 million एंड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 15 years। सर किस चीज की बात कर रहे हैं? कैन एनीबडी टेल मी किस चीज की बात हो रही है? बताइए भाई किस चीज की बात हो रही है? भाई क्लियर है? मैं कह देता हूं इसको वर्किंग नंबर 2, एंड दिस वर्किंग नंबर 2 रिलेट्स टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। हम्म, क्लियर? आपके पास एक फैक्ट्री बिल्डिंग है जिसकी कैरिंग वैल्यू, मैं यूं लिख देता हूं, कैरिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एट एक्विजिशन इज 10 million। हम्म, और फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एट एक्विजिशन इज 40 million। इसका मतलब बेटा अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई है, अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई है एस कंपनी के नेट एसेट्स की। बेटा अगर एस कंपनी के नेट एसेट्स की अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई है तो जरा मुझे इसकी अकाउंटिंग एंट्री बताओ। अगेन कोई जरूरी नहीं है अकाउंटिंग एंट्री बनाना, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बना लेंगे तो याद अच्छा रहेगा, प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट को एडजस्ट करने में आसानी रहेगी। क्लियर? हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब बिल्डिंग डेबिट होगी 30 से। और आपको पता है ना एक्विजिशन डेट के ऊपर जब भी आप एस कंपनी को छेड़ोगे, एक्विजिशन डेट के ऊपर जब भी आप एस कंपनी को छेड़ोगे तो उसका अल्टीमेट इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? गुडविल के ऊपर पड़ेगा। किसी बच्चे ने लिखा कि सर बिल्डिंग डेबिट कर दो, एस कंपनी का रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट कर दो। आप सही कह रहे हैं, अगर मैं एस कंपनी का रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट करूंगा तो इसका मतलब एस कंपनी की इक्विटी बढ़ाऊंगा। एस कंपनी की इक्विटी बढ़ाऊंगा इसका मतलब क्या हुआ? मैं एस कंपनी के नेट एसेट बढ़ाऊंगा। और बेटा आप सब लोग गुडविल निकालना जानते हैं कि अगर मैं एस कंपनी के नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन बढ़ाऊंगा तो अल्टीमेटली गुडविल गिर रही होगी। तो आसान जबान के अंदर अकाउंटिंग एंट्री ये भी बनाई जा सकती है कि बिल्डिंग डेबिट और गुडविल क्रेडिट। अब एक बच्चा बहस करे सर मैं बिल्डिंग डेबिट रिजर्व क्रेडिट ही लिखूंगा। भाई तू लिख ले, आई डोंट केयर, तू लिख ले, काम वही करना जो मैं कर रहा हूं, तुम अपना नाम लिख के आ जाओ, आई डोंट केयर। क्लियर हो गई भाई बात? आगे आ जाए जरा। अच्छा, अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 30 की तो हो गई, लेकिन इसका एक नतीजा ये भी होगा कि ड्यूरिंग द ईयर इसकी एक्सेस डेप्रिसिएशन भी रिकग्नाइज होगी। एग्जामिनर ने लिख के दिया हुआ था कि यूजफुल लाइफ 15 साल है तो 15 साल के ऊपर एक्सेस डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। 30 / 15 एक्सेस डेप्रिसिएशन आ गई 2। कैन एनीबडी टेल मी कि इस 2 की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? एक्सेस डेप्रिसिएशन जो 2 की आई है इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? और मैं हमेशा कहता हूं आसान चीज से स्टार्ट करना, मुश्किल चीज से स्टार्ट ना करना, आसान चीज से स्टार्ट करो। देखो तुम अपने एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हो, वो भी ज्यादा, तुम एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हो ज्यादा, तो डेप्रिसिएशन की वजह से ये बात तो क्लियर है कि तुम्हारी बिल्डिंग की वैल्यू गिरेगी, तो बिल्डिंग तो क्रेडिट कर दो पहले 2 से। अब सवाल ये नहीं है कि सर क्रेडिट क्या होगा, सवाल ये है कि डेबिट क्या होगा। ये जो एक्सेस डेप्रिसिएशन का नुकसान आया ये डेबिट कहां होगा? तो बेटा याद रखना आपने एस कंपनी को छेड़ा है, और याद रखना जब भी एस कंपनी को छेड़ा जाता है हमेशा दोनों पार्टी चिल्ला उठनी है, कुछ हमें भी दुख होता है और कुछ उनको भी होता होगा। तो बेटा कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग भी डेबिट होगी और एनसीआई भी डेबिट होगा। 60/40 का रेशो होगा, तो 2 का 60% आ गया यहां और 40% आ गया यहां। बताइए कोई शक? क्लियर है? सब ओके की रिपोर्ट लिख दिया करें, मतलब ओके लिख दिया करें। दानी जी ओके है ना भाई? वेरी गुड जी। अच्छा एग्जामिनर यहाँ रोका नहीं है, बदतमीज आदमी अभी भी चल रहा है, कहे जा रहा है कुछ ना कुछ। भाई कह रहा है द टैक्स बेस ऑफ द बिल्डिंग इज इट्स कैरिंग अमाउंट इन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कह रहे हैं टैक्स वालों के हिसाब से ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट कोई चीज नहीं होती है। कह रहे हैं टैक्स वालों के लिहाज से ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कोई चीज नहीं होती है। टैक्स वालों के लिहाज से जो बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू है, जो बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू है वो ही उसका टैक्स बेस है, वो ही उसका टैक्स बेस है।
अब जरा मुझे सोच समझ के बताओ, जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे तो उसमें हमने अपनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दिखाई होगी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दिखाने की वजह से जरा सोचो, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू 30 से बढ़ गई है। अगर हमारी बिल्डिंग की वैल्यू 30 से बढ़ गई और टैक्स वाले ने अपनी वैल्यू ना बढ़ाई, तो इसका मतलब हमारे और उनके दरमियान कोई ना कोई फर्क क्रिएट हो जाएगा। और पूरा जमाना जानता है कि जब हमारे और उनके दरमियान कोई ना कोई फर्क क्रिएट हो जाता है तो ये टेम्परेरी डिफरेंस कहलाता है। मानते हैं सब लोग इस बात को? और गालिबन क्योंकि हमारी वैल्यू ज्यादा है और उनकी वैल्यू कम है, तो इसका मतलब आने वाला डिफरेंस टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहलाएगा। कोई शक? वेरी गुड। मैं यहां पे जरा लिख देता हूं, जरा सुनिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं डेफर टैक्स इम्प्लीकेशन एट एक्विजिशन। ठीक है? तो भाई टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस कितना होगा? हमारे और उनके दरमियान कितने का फर्क हो गया होगा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से? 30 का। हमारे और उनके दरमियान 30 का डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा। आगे जरा देखो, एग्जामिनर ने लिख के दिया हुआ है द टैक्स रेट इन द जुरिस्डिक्शन इज 20%, द नेट एसेट्स ऑफ गांबा कंपनी हैव बीन इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट देयर कैरिंग अमाउंट। एग्जामिनर ने आपको टैक्स रेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20% का। बेटा आपके पास एक टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है 30 का, और पूरा जमाना जानता है कि टीटीडी के ऊपर हमेशा डेफर टैक्स लाइबिलिटी आती है। बेटा मेरे, यहां पे हम टैक्स रेट लिखेंगे 20% का, 20% का। ठीक है? तो हमारे पास डेफर टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी एट एक्विजिशन कितने की? 30 इंटू 20 विच इज 6। So there is a deferred tax liability created at acquisition which arise due to fair value adjustment. Can anybody tell me कि ये $6 million की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? और मैं फिर बोल रहा हूं, आसान चीज से स्टार्ट करना। डेफर टैक्स लाइबिलिटी आपने कैलकुलेट किया है एट एक्विजिशन $6 million की, आसान चीज से स्टार्ट करके बताओ अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? खुद सोचो। बेटा एक डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हुई है 6 मिलियन की, इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट होगी 6 मिलियन से। इतना तो डन है। अब सवाल ये है कि डेबिट क्या होगा? तो मैंने अभी नहीं बताया था, एक्विजिशन डेट के ऊपर जो भी बदतमीजी होती है, एक्विजिशन डेट के ऊपर एस कंपनी के साथ जो भी बदतमीजी होती है, उसका अल्टीमेट इंपैक्ट गुडविल के ऊपर ही पड़ रहा होता है, गुडविल के ऊपर ही पड़ रहा होता है। तो आप यहां पे डेबिट किसको करेंगे? गुडविल को। डेबिट किसको करेंगे बेटा? गुडविल को। क्लियर होती है बात ये? तो गुडविल डेबिट और डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट क्या बन जाएगी? आपकी अकाउंटिंग एंट्री बन जाएगी। अच्छा, अब मैं आप सब लोगों से एक सवाल करता हूं और बड़ा कॉमन सेंस का सवाल है। आपने डेफर टैक्स लाइबिलिटी निकाली मेरे साथ मिलके एक्विजिशन डेट के ऊपर, तो वो डेफर टैक्स लाइबिलिटी मेरे पास एक्विजिशन डेट के ऊपर आई 6। क्लियर? मैं सब लोगों से सवाल कर रहा हूं और मुझे सब लोग जवाब देना। मैंने एक्विजिशन डेट के ऊपर आप लोगों के कहने से डेफर टैक्स लाइबिलिटी निकाली है जी 6। ऐसा ही है। मेरा सवाल यह है कि ये एक्विजिशन डेट के ऊपर जो डेफर टैक्स लाइबिलिटी 6 की आई है, ये क्यों आई है? जल्दी से जवाब दे दो मुझे। और जो बच्चा पहले जवाब देगा उसको मेरी तरफ से अच्छी अच्छी दुआएं। ये जो $6 million की डेफर टैक्स लाइबिलिटी आई है, ये क्यों आई है? समन कह रही है सर टैक्स वालों की वजह से। तो टैक्स वाले हैं ही इतने बदतमीज। कोई और बेहतर तरीके से समन की बात को इंटरप्रेट कर दे। ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी 6 मिलियन की आई ही क्यों? समन कहने से तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि जो 6 मिलियन की डेफर टैक्स की लाइबिलिटी क्रिएट हुई है एक्विजिशन डेट के ऊपर, ये इस वजह से डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हुई है एक्विजिशन डेट के ऊपर क्योंकि 30 मिलियन की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई थी। और जब 30 मिलियन की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो हमारे और उनके दरमियान एक 30 मिलियन का फर्क क्रिएट हो गया था। ना उनके और हमारे दरमियान कभी 30 मिलियन का फर्क क्रिएट होता, ना हमारी बुक्स और उनके दरमियान कभी 30 मिलियन का फर्क क्रिएट होता, और ना कभी ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी आती। सब लोग मानते हैं इस बात को? हाँ या ना में जवाब दे दो भाई। और मैं चाहता हूं पूरी क्लास जवाब दे दे बेटा, क्लियरली जवाब दे दे। ये 6 मिलियन की डेफर टैक्स लाइबिलिटी इज द टैक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस 30। इट इज द टैक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस 30। एंड दिस 30 इज व्हाट? हमारे बुक्स और उनके दरमियान यानी टैक्स वालों के दरमियान का जो फर्क है वो 30 है। इस 30 की वजह से एक डेफर टैक्स इंप्लीकेशन क्रिएट हो रही है विच इज 6।
मुझे सब लोग बताएं, सब लोगों को समझ में आता है कि ये $6 मिलियन असल में क्रिएट हुई है हमारे और उनके $30 मिलियन के फर्क की वजह से? सब लोग बताएं, बात समझ में आती है? डन। सब लोग बेटा जल्दी जल्दी हाँ या ना में। अच्छा, मैंने एक स्ट्रैटेजी है मेरी। अब जो बच्चा भी, मैं जब कोई सवाल करूंगा और वो जवाब नहीं देगा ना, और विद इन 30 सेकेंड जवाब नहीं देगा, तो मैं उसको मीटिंग से इंशाल्लाह ताला बाहर निकाल दूंगा। और आप देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है ना बेटा? बुरा नहीं मानिएगा, ओके? क्लियर? तो बेटा हमारे और उनके दरमियान 30 मिलियन का डिफरेंस था, जिसकी वजह से एक $6 मिलियन की डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो गई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। मुझे जरा सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं डेफर टैक्स इम्प्लीकेशन एट ईयर एंड, हमारे और उनके दरमियान 30 मिलियन का डिफरेंस था, तो $6 मिलियन की डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हुई। कहना ऐसे, हमारे और उनके दरमियान ये जो डिफरेंस था 30 मिलियन का, ये बाय द अकाउंटिंग ईयर एंड थोड़ा कम नहीं हो गया होगा? खुद सोचो यार। अकाउंटिंग ईयर एंड तक आते आते ये $30 मिलियन की जो अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, ये $2 मिलियन एक्सेस डेप्रिसिएशन का शिकार हो गई होगी। पहले हमारे और उनके दरमियान 30 मिलियन का डिफरेंस था, और अब हमारे और उनके दरमियान 30 का फर्क नहीं रहा होगा ईयर एंड तक, गालिबन शायद 28 का फर्क हो गया होगा। मानते हैं सब लोग इस बात को? सब बताएं, मानते हैं सब लोग इस बात को? अगर हमारे और उनके दरमियान फर्क कम हो गया होगा, तो कहने से कॉरेस्पॉन्डिंगली डेफर टैक्स का इंपैक्ट भी कम हो गया होगा। यानी डेफर टैक्स लाइबिलिटी एट ईयर एंड वुड ओनली बी 5.6। मानते हैं सब लोग इस बात को? और अगर डेफर टैक्स लाइबिलिटी बाय द ईयर एंड इज ओनली 5.6, यानी हमारी पहले डेफर टैक्स लाइबिलिटी आती थी 6 और अब आ रही है 5.6, सो डोंट यू थिंक आवर डेफर टैक्स लाइबिलिटी इज रिड्यूसिंग बाय द ईयर एंड? Our deferred tax liability is reducing by the year end, and therefore accounting entry कुछ यूं बननी चाहिए कि deferred tax liability डेबिट हो जानी चाहिए $0.4 मिलियन से। deferred tax liability कम हो रही है तो $0.4 मिलियन से deferred tax liability कम हो जानी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि डेबिट क्या होगा, सवाल ये है कि क्रेडिट क्या होगा। मेरी लाइबिलिटी 0.4 मिलियन से कम हो रही है, लाइबिलिटी डेबिट हो गई, क्रेडिट क्या होगा? जल्दी से बताओ, क्रेडिट क्या होगा? जिसने बता दिया उसको इनाम। समन ने बोला सर बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगी। हमें टैक्स वालों को टैक्स देना है, बिल्डिंग का एक फ्लोर गायब। एक्सेलेंट बेटा। है भाई समन? हमने डेफर टैक्स लाइबिलिटी को गिराया, यानी टैक्स वालों की तरफ अपनी ऑब्लिगेशन को गिराया, बिल्डिंग का फ्लोर गायब। समन ने बोला सर नेक्स्ट ऑप्शन, सर गुडविल में हो सकता है। अच्छा, गुडविल नहीं हो सकता? गुडविल बिल्कुल नहीं हो सकता। गुडविल एक्विजिशन डेट के ऊपर कैलकुलेट होती है, ईयर एंड पे कैलकुलेट नहीं होती। ईयर एंड पे जो भी होगा, बेटा बताया नहीं था, एस कंपनी को तुम जब भी, एस कंपनी को एक्विजिशन डेट के बाद तुम जब भी छेड़ा करोगे, कुछ दुख सुख हमको भी हुआ करेगा और कुछ किसी और को भी हुआ करेगा। बेटा आपकी डेफर टैक्स लाइबिलिटी कम हो गई है, तो अगर आपकी डेफर टैक्स लाइबिलिटी कम हो गई है तो समझ लो कि टैक्स ऑब्लिगेशन कम हो गई है। अगर फ्यूचर की टैक्स ऑब्लिगेशन कम हो गई है तो इसका मतलब लाजिम तौर के ऊपर हमें कोई ना कोई फायदा हुआ है। आप कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग भी क्रेडिट करोगे और एनसीआई भी क्रेडिट करोगे। इस खुशी के मौके पे कुछ हमें खुशी होगी, कुछ उनको खुशी होगी। कितनी कितनी होगी? 60 हमें हो जाएगी और 40 उनको हो जाएगी। बताइए, समझ में आती है? सही है भाई? क्लियर होती है बात? बेटा डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट होगी ना, सॉरी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी कम होगी तो फायदा होगा ना। हमेशा ऐसा ही तो होता था। जब डेफर टैक्स लाइबिलिटी उमूमन, बेसिक आईएएस 12 याद करो, जब डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करते थे, अदर देन कंसोलिडेशन बात कर रहा हूं, तो पीएनएल डेबिट, डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट होता था। आज डेफर टैक्स लाइबिलिटी रिवर्स कर रहे हैं, तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी डेबिट और पीएनएल क्रेडिट नहीं होगा। हाँ, पीएनएल नहीं, इस बार सीआर और एनसीआई होगा, क्योंकि एसओएफपी का सवाल कर रहे हैं हम लोग। क्लियर होती है बात शायद? बिल्कुल, एक्सेलेंट, वेरी गुड, डन। मेरे दोस्तों आगे बढ़ जाए, सब लोग क्लियर? वेरी गुड, चलते हैं भाई। एग्जामिनर कह रहा है इट इज ग्रुप्स पॉलिसी टू मेजर द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन एट इट्स प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। बोले तो क्या कह रहा है? एनसीआई इज कैलकुलेटेड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स। NCI is calculated as a proportion of net assets.
यानी जितने भी एस कंपनी के नेट एसेट्स होंगे उसका प्रोपोर्शन क्या है, एनसीआई। क्लियर होती है बात। एग्जामिनर कहता है गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ गांबा हैज बीन मेजर्ड एंड recognized at $32 million in the draft consolidated financial position. This was calculated as follows. एग्जामिनर कह रहे हैं भैया जी आप अपना दिमाग यूज ना करिए, हमने गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, और गुडविल कैलकुलेट करी और हमने वो अपनी ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड एसओएफपी के अंदर शामिल भी कर दी है। और देखो हमने ये गुडविल कैसे कैलकुलेट करी थी, हमने कंसिडरेशन ली 50 मिलियन की, हमने एनसीआई को कैलकुलेट किया एज अ प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स। सर कैसे कैलकुलेट किया, देखो बेटा नेट एसेट्स की अमाउंट थी $80 मिलियन, नेट एसेट्स की अमाउंट थी $80 मिलियन, एनसीआई था 40%, तो हमने 80 मिलियन का 40% लिया तो एनसीआई आ गया 32, और देखो हमने कैरिंग अमाउंट को यहां से लेस किया, गुडविल आ गई 2 की, और हमने ये गुडविल रिकॉग्नाइज कर ली। बात समझ में आती है, हमने क्या किया, हमने गुडविल रिकग्नाइज कर ली। अच्छा यहाँ पे ना ये क्योंकि मॉक एग्जाम है, तुम यहाँ देखो यह थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है गुडविल वॉज हैज बीन मेजर्ड एंड रिकग्नाइज्ड एट 32। ये 32 नहीं है बेटा, ये 32 नहीं है, ये 2 है। सही है, ये मैं 30 का 3 काट रहा हूं। मॉक एग्जाम्स के अंदर अक्सर गलती हो जाती है। अभी यहाँ पे आप 32 ले लोगे तो ये आपकी नीचे से वर्किंग मैच नहीं करेगी, अब आप परेशान रहोगे अपनी सारी जिंदगी। कोई मसले की बात नहीं है, टाइपो एरर है, मैंने काट दिया, काश मैं इसको 2 बार काट सकता होता तो मैं 1000 मरतबा काट देता है इसको। सही है, घबराने की बात नहीं है, ये 32 नहीं है, ये 2 लिखा हुआ है। क्लियर होती है बात। अक्सर ऐसा होता है ना कि कभी टीचर से कोई गलती हो जाती है ना, तो हमने यूट्यूब के ऊपर भी देखा है, बच्चों के मैसेजेस में भी देखा है, ऐसे धड़ाधड़ ऐसे धड़ाधड़ ऐसे धड़ाधड़ वो मैसेजेस कर रहे होते हैं कि भाई आप तो गए, आप तो गए, आपने गलती कर दी, गलती कर दी, गलती कर दी। कभी कभार हर एक से गलती हो जाती है, कोई मसले की बात नहीं है। शाहिद सही कह रहा है कि अच्छा ये समझ गया ना, ये 32 ये वाला 32 शायद कॉपी होते हुए गलती हो गई होगी एग्जामिनर से, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, अब सवाल मेरा आपसे ये बनता है कि एग्जामिनर ने अपने ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड एसओएफपी के अंदर 2 की गुडविल शामिल की हुई है, ठीक है। सवाल ये है कि 2 की गुडविल सही कैलकुलेट हुई भी नजर आ रही है आपको या गलत कैलकुलेट हुई भी नजर आ रही है। सब लोग बताएं, सब लोग बताएं मुझे, क्या क्या, अगर तो ये सही है, पहला सवाल, क्या ये सही कैलकुलेट हुई हुई है या गलत कैलकुलेट हुई हुई है, हाँ या ना। सब लोग कह रहे हैं सर रॉन्ग 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 रॉन्ग, गलत कैलकुलेट हुई हुई है। मोटा मोटी बताओ, मोटा मोटी अभी हम करते हैं कैलकुलेट, मोटा मोटी बताओ क्या क्या गलती की हुई है यहाँ पे एग्जामिनर ने, क्या क्या गलती की हुई है। शुरू से शुरू करें। पहली बात, इन्होंने कंसिडरेशन कंसिडर की है कैश, कैश कंसिडरेशन इन्होंने कंसिडर की है। डेफर्ड कंसिडरेशन कहां गई, इस सवाल में डेफर्ड कंसिडरेशन भी थी, यानी वो पैसे जो अभी तक पे नहीं हुए लेकिन होने हैं, जो पे हुए नहीं है लेकिन होने हैं उसको भी कंसिडर करना चाहिए था यहाँ पे। मानते हैं इस बात को। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जामिनर ने एनसीआई तो चलो कैलकुलेट किया है 80 का 40%, लेकिन उससे पहले क्या नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन सही कैलकुलेट किए हुए हैं 80 मिलियन। सर ये 80 मिलियन तो कैरिंग अमाउंट है, इसकी तो होनी चाहिए थी फेयर वैल्यू, यानी इसके अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए थी, और जो डेफर टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आई वो भी होनी चाहिए थी। यानी इसका मतलब ये फिगर रिवाइज होगी, और सर जब ये फिगर रिवाइज हो जाएगी तो इसका मतलब लाजिम तौर के ऊपर एनसीआई की फिगर भी रिवाइज हो जाएगी, और फिर उसके बाद सही गुडविल निकल कर आएगी। ऐसा ही है, यानी अगर मैं आप लोगों की बातों को फेस वैल्यू पे कंसिडर कर लूं और यहां पे आप लोगों की मदद से चल के रिवाइज्ड गुडविल की कैलकुलेशन करूं, तो रिवाइज गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, इफ एनीबॉडी कुड टेल। हम सबसे पहले यहां पे लेंगे कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन के अंदर दोनों टाइप की कंसिडरेशन होंगी, कैश भी होगा और डेफर्ड भी होगा। कैश कंसिडरेशन तो 50 है, डेफर्ड कंसिडरेशन कितनी है बेटा, ऊपर चल के चेक कर लें भाई। ये रहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन 31.75, ऐसा ही है, ऐसा ही है बेटा। तो 50 प्लस 31.75, 81.75 कंसिडरेशन होगी। फिर यहां पे लेना है आपको फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन,
लेकिन ये फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई खुद कैलकुलेट होगी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। मैं यहां पे ले लेता हूं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। बेटा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, वैसे तो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स थे 80, वैसे तो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स थे 80, लेकिन इस 80 के अंदर कुछ ना कुछ एडजस्ट नहीं होना। 80 तो थे, लेकिन इसके अंदर एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी 30 की। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी 30 की, और इसके साथ साथ एक डेफर टैक्स लाइबिलिटी की भी एडजस्टमेंट आएगी 6 की। यानी आप सोचिए कि आपके नेट एसेट्स 30 से बढ़ेंगे 6 से गिरेंगे, 30 से बढ़ेंगे और 6 से गिरेंगे। यानी टेक्निकली स्पीकिंग योर नेट एसेट शुड बी 104। क्लियर होती है सबको ये बात? और इस 104 का 40%, इस 104 का 40% यहां पे लेना है। तो 104 का 40%, 41.6 आ गया। यानी अगर आप कुल मिला के देख लें, अगर आप कुल मिला के देख लें, तो आपकी नई गुडविल यानी रिवाइज्ड गुडविल कैलकुलेट होकर कितनी आती है? 19.35। मुझे सब लोग कंफर्म कर दें कि 19.35 सबको समझ में आता है? रिवाइज गुडविल कैलकुलेट हो गई 19.35 की। सब लोग बताएं मुझे। डन है? सब लोग अग्रीड? अच्छा मेरे दोस्तों, रिवाइज गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली है 19.35 की। अच्छा मेरे दोस्तों, रिवाइज गुडविल हमने कैलकुलेट की 19.35 की, और इससे पहले गुडविल कितनी हुई हुई थी? 2। मेरा आपसे एक सवाल है, हमने रिवाइज्ड गुडविल कैलकुलेट की है 19.35, गुडविल ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड है 2, यानी हमारी गुडविल और एग्जामिनर की ऑलरेडी इंक्लूडेड गुडविल के दरमियान 17.35 का फर्क है। ऐसा ही डिफरेंस है। इस 17.35 को रेकग्नाइज करने की, इस 17.35 को रेकग्नाइज करने की कोई अकाउंटिंग एंट्री बता सकता है मुझको? अच्छा मैं क्लियर कर दूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अकाउंटिंग एंट्री इस बात की पता होनी जरूरी नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं पता होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देखो अभी आगे चल के ना तुमने स्प्रेडशीट को एडजस्ट करना है, कहीं से कुछ ऐड कर रहे होगे, कहीं से कुछ लेस कर रहे होगे। तो अगर तुम्हें कहीं से कुछ ऐड और कहीं से कुछ लेस करना है, और अगर तुम्हें डबल एंट्रीज पे बड़ा अच्छा ग्रिप हो, तो ये काम तुम्हारे लिए बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि किसी को डबल एंट्री बनाने का शौक हो रहा है? जरूरी फिर भी नहीं है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुझे वक्त की कमी की वजह से जल्दी जल्दी करना है तो बताइए, अगर मुझे एंट्री बनानी होती तो क्या बनाता? अच्छा किसी ने बोला सर गुडविल डेबिट कर दो, कैपिटल क्रेडिट कर लो। फजूल एंट्री, ये कोई एंट्री है? कैपिटल क्रेडिट कर लो, बिल्कुल बेकार एंट्री, एब्सोल्युटली गलत एंट्री। एक ने बोला सर गुडविल डेबिट सीआर क्रेडिट, एब्सोल्युटली भाई ये देखो दोनों हाथों से, गुडविल डेबिट इनकम क्रेडिट, वाह 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 वाह, एक्सलेंट। ये देखो भाई, ये आपने कद्दू एंट्री बताई है। एक एक करके चलो, मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीका समझाता हूं। एग्जामिनर की ना बात देख लो, एग्जामिनर ने कैश कंसिडरेशन कितनी ली थी? 50। एनसीआई कितना लिया था? 32। और नेट एसेट्स कितने लिए थे? 80। 50, 32 और 80। 50, 50, 32 और 80, ऐसा ही लिया था। ये 50, 32 और 80 तो अकाउंटेंट रिकग्नाइज करता था, यानी इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज वो ऑलरेडी बना चुका है। हमारे हिसाब से ये फिगर्स बननी चाहिए हैं, यानी जरा देखो कितने की एडजस्टमेंट्स अभी बाकी हैं, इतने इतने की एडजस्टमेंट्स अभी बाकी हैं। ऐसा ही है? क्लियर होती है बात? मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं इसकी अकाउंटिंग एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी ऐसे ही समझने के लिए कि अगर कोई बना रहा होता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, रियल लाइफ एक्सपोजर के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, ऐसे ही बोल रहा हूं कि भाई अगर एंट्री बना रहे होते इस गुडविल करेक्शन की तो क्या बन रही होती? जरा सोचो। देखो बेटा, हमारे और उनके दरमियान 81.75 और 50 के दरमियान 31.75 का फर्क है। ये फर्क किस चीज का है?
कंसिडरेशन में इन्होंने 50 लिया था, हमने 81.75 लिया है। ये जो 31.75 का फर्क है, ये किस चीज का फर्क है? कहना से डेफर्ड कंसिडरेशन का फर्क है 31.75। मानते हैं आप लोग इस बात को या नहीं मानते? अच्छा याद रखना, मैं अभी कंपाउंड एंट्री बनाने जा रहा हूं। अभी कोई बच्चा ये बोलेगा सर ऊपर आप ऑलरेडी एंट्रीज बनाते हुए तो आए थे। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ऊपर ऑलरेडी एंट्रीज बनाता हुआ आया था। लेकिन मैं तभी कह रहा हूं नीचे वाली जो अकाउंटिंग एंट्री बनाने जा रहा हूं इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कि अल्लाह करे कि अगर तुम्हारे पास टाइम शॉर्ट भी हो तब भी तुमको ये मेरी बात याद रह जाए और तुम कम टाइम के अंदर भी अपना काम मुकम्मल कर लो, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, सिर्फ इसलिए। तो लॉजिकली सोचो, इस सारी कहानी के अंदर एक तो डेफर्ड कंसिडरेशन रिकग्नाइज हुई थी 31.75 की। अच्छा, इन सब चीजों की वजह से आपको पता है ना आपकी गुडविल के अंदर 17.35 का इजाफा हुआ है। तो पहले तो एक काम करो, तुम ये डेबिट कर लो, गुडविल इंक्रीज होगी 17.35 से, ये क्लियर है। दो चीजें कम से कम अभी मैं रिकॉर्ड कर चुका, गुडविल ने डेबिट होना है, गुडविल ने डेबिट होना है, और डेफर्ड कंसिडरेशन ने क्रेडिट होना है। अभी जरा देखो, कुछ और चीजें भी रह गई हैं, कुछ और चीजें भी रह गई हैं। एनसीआई, इस सारी वर्किंग की वजह से एनसीआई 9.6 इंक्रीज हुआ था। अगर एक्विजिशन डेट के ऊपर तुम्हारी करेक्ट अकाउंटिंग की वजह से एनसीआई 9.6 से इंक्रीज हुआ है, तो कहने से एनसीआई भी क्रेडिट होना चाहिए 9.6 से। बताओ। मैं देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। पहले मैंने ये वाली लाइन, हमारे और उनके दरमियान जो डिफरेंस था उसको एडजस्ट किया। अब मैंने इस वाली लाइन को एडजस्ट किया जिसके अंदर एनसीआई की वैल्यू हमने बढ़ाई है, तो इसका मतलब एनसीआई को जरूर क्रेडिट किया होगा। मानते हो इस बात को? अब आ जाता हूं मैं आखिरी लाइन के ऊपर, मैं आ जाता हूं आखिरी लाइन के ऊपर जिसमें हमारे और उनके दरमियान 24 का डिफरेंस है। हमारे और उनके दरमियान 24 का डिफरेंस है। अब ये 24 का डिफरेंस कैसे एडजस्ट करें? आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी डेबिट हुई थी 30 से। आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी डेबिट हुई थी 30 से, क्लियर? और आपको याद होगा इसी प्रॉपर्टी की 30 डेबिट हो जाने की वजह से एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट हुई थी 6 से। याद करें, आप नोट करें आपके डेबिट्स टोटल कितने हो गए, 47.35 के। आपके क्रेडिट्स टोटल कितने हो गए, 47.35 के, यानी आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स मैंने मैच करा दिए। दिस शुड बी द अकाउंटिंग एंट्री। सर इस अकाउंटिंग एंट्री बनाने की कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क भी नहीं मिलेगा, 1 मार्क भी नहीं मिलेगा। लेकिन तुम लोगों को समझाने के लिए कि भाई क्या क्या इंपैक्ट्स ओवरऑल अराइज हुए इस गुडविल को एडजस्ट करते हुए, वो अगर सारे इंपैक्ट्स एक जगह लाके रख दिए जाएं तो ये कंपाउंडिंग एंट्री बनती। मुझे बताओ, बात समझ में आती सबको? कंपाउंडिंग बोल दिया, कंपाउंड एंट्री बनती। सब लोग बेटा बता दें, बात समझ में आती है? हमारी गुडविल अल्टीमेटली बढ़ी, प्रॉपर्टी बढ़ी थी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बढ़ी थी, डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड हुई थी, और एनसीआई भी बढ़ा था। ये अल्टीमेट समरी ऑफ इंपैक्ट्स है। सब लोग बता दें बेटा, बात समझ में आवेगे हो या नहीं आवेगे हो? और जो रिप्लाई ना करेगे हो वो बाहर जावेगे हो। ओके और नॉट ओके? समन को 50-50% समझ में आया है? समन क्या बात समझ में नहीं आई? समन क्या बात तुम्हें समझ में नहीं आई, जल्दी से बता दो समन। एनसीआई समझ में नहीं आया, देखो समन। अच्छा समन देखो, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं देखो एनसीआई को समझने के, दो तरीके। 2 मिनट, लेकिन देखो पक्की बात है, किसी और की तरफ मत देखो, इधर उधर ना देखो समन। समन सिर्फ मेरी तरफ, बिल्कुल मुझे देखो, आई टू आई। सही है, आई टू आई देखो। समझ बच्चे, पहली बात तो ये, हमने एनसीआई निकाला रिवाइज नेट एसेट वैल्यू का। देखो एग्जामिनर ने नेट एसेट वैल्यू ली थी 80, 80 का 40% निकाला था उसने 32। हमने बोला नेट एसेट 80 के है ही नहीं, नेट एसेट तो है 104 के। तो जब नेट एसेट है 104 के, तो एनसीआई भी 104 का 40% होनी चाहिए। यानी हमने एनसीआई की वैल्यू बोला, एनसीआई की वैल्यू बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड भी 41.6 होनी चाहिए, 32 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं रिवाइज्ड गुडविल निकालते हुए कि आपने एनसीआई 32 कंसिडर किया था अपनी वर्किंग में, और उसको रिकग्नाइज भी कर लिया होगा अपनी बुक्स के अंदर। एनसीआई 32 नहीं होना चाहिए, 41.6 होना चाहिए है। यानी 9.6 से एनसीआई को इंक्रीज कर दें। एनसीआई इक्विटी होल्डर है, और इक्विटी जब भी बढ़ती है क्रेडिट होती है। बताओ ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? डन। समन, दूसरा मेथड बताओ,
दूसरा मेथड, ये देखो दूसरा मेथड कैसा। ये लिया और डिलीट कर दिया। अब कैसे समझ में आया? आया नहीं आया? मानते हो नहीं मानते भाई को, हैं? ओके हो गया? बस क्लियर है। नहीं समझ में आया? ये एड ऑन मार्क्स है ना, ये 102 मार्क्स लाने के लिए था। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, आप 100 ले आइएगा, हम खुश हैं। क्लियर है भाई? आगे आ जाते हैं मेरे दोस्तों। एग्जिबिट नंबर 1 की सारी वर्किंग्स हमने निपटा दी। लेकिन देखो रिक्वायरमेंट में जाके आप नोट करो, एग्जामिनर ने बोला था यूजिंग एग्जिबिट 1 एंड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस एक्सप्लेन विद कैलकुलेशंस। हमने कैलकुलेशन सारी की सारी डन कर ली। सच बात बताओ, सब लोग सच बात बताओ, इसकी एक्सप्लेनेशन कोई मुश्किल होगी? जल्दी से बताओ। एक्सप्लेनेशन कोई मुश्किल होगी? यानी जिसके अंदर हमें यह समझाना होगा कि बिजनेस कॉम्बिनेशन को हमेशा फेयर वैल्यू पे अकाउंट फॉर करना चाहिए है। पहले तो हमें डेफर्ड कंसिडरेशन 35 मिलियन की तो जो थी उसको कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू बेसिस के ऊपर। फिर उसके बाद हमें अनवाइंडिंग करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद हमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को अकाउंट फॉर करना चाहिए था। फिर उसके बाद उसकी एक्सेस डेप्रिसिएशन को लेना चाहिए था। फिर हमने डेफर टैक्स इंप्लीकेशन एट एक्विजिशन समझानी थी, एट ईयर एंड समझानी थी, और रिवाइज्ड गुडविल का इंपैक्ट समझाना था। ये सारी बातें वही है जो अभी हम कर रहे हैं। क्या ये कोई मुश्किल काम था? ये कोई मुश्किल काम नहीं था। ये 11 मार्क लेने के लिए एग्जामिनर ने कम से कम मॉक एग्जाम की हद तक आपको गिफ्ट में रख के दिए, गिफ्ट में रख के। अक्सर बच्चे एसबीआर में आते हैं ना, तो एसबीआर में जो हमारे बेसिक कंसोलिडेशन के लेक्चर्स होते हैं ना, उसको बस एवं ही कर देते हैं। कहते हैं सर आप बहुत लंबा लंबा करके पढ़ाते हो, सर बहुत लंबा लंबा करके पढ़ाते हो, बहुत टाइम लगता है। बेटा ये बहुत लंबा लंबा करके पढ़ाते हैं ना, तभी 11 मार्क बिल्कुल प्लेट में रख के आते हैं आपको। एग्जैक्टली बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन है। अभी तक कोई रॉकेट साइंस की एग्जामिनर ने बात नहीं की। यानी इसमें तो एडवांस कंसोलिडेशन कोई टेस्ट ही नहीं हुआ, कुछ भी टेस्ट नहीं हुआ। बेसिक F7 वाला बच्चा भी ये कर सकता है, इतना ही टेस्ट हुआ है। हाँ, इसको एक्सप्लेन करना आप ही का काम है। अगर हम एग्जामिनर का सजेस्टेड आंसर जाके पढ़ें, तो इस सजेस्टेड सॉल्यूशन को जरा मेरे साथ जल्दी से स्किम थ्रू करिएगा। और जैसे ही स्किम थ्रू कर रहे हैं ना, और आपको समझ में आता है कि सर चल रहा है, ओके हो रहा है, सब लोग मुझे ओके 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 लिखते चले जाना, ताकि हम असेस कर लें कि आर वी राइट ऑन ट्रैक और नॉट। सुने, IFRS 3 business combination says that consideration transferred to acquire control over a subsidiary should be measured at fair value. Acquisition method accounting करेंगे, और acquisition method accounting के मुताबिक acquisition date के ऊपर subsidiary की fair value ली जाएगी combine करने के लिए। The deferred consideration should be recognized at its fair value of 31.75 है वैसे तो 31.7 मिलियन, जो कि कैलकुलेट होगी ऐसे, हमने भी ऐसे की थी। This will increase goodwill and a liability should be recognized for the same amount. हमने भी एग्जैक्टली यही एंट्री बनाई थी। क्लियर है? एग्जामिनर कहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द डिस्काउंट ऑन द लाइबिलिटी शुड बी अनवाउंड एन इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 1.6 मिलियन, हमने 1.59 निकाला था। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द डिस्काउंट ऑन द लाइबिलिटी शुड बी अनबाउंड एन इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 1.6 मिलियन शुड बी चार्ज टू कंसोलिडेटेड P&L एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी टू बी इंक्रीज टू 13.3 मिलियन विच इज 31.7 और 1.6, टोटल लाइबिलिटी एज दैट हो जाएगी। As at the reporting date, the liability should be presented as a current liability on the consolidated statement of financial position, क्योंकि 31 दिसंबर 20x8 को पेमेंट होनी है। क्योंकि 31 दिसंबर 20x8 को पेमेंट होनी है, जो कि 31 दिसंबर 20x7 से एक साल के अंदर अंदर है, इसलिए वो कह रहा है करंट लाइबिलिटी के अंदर रिपोर्ट कर दीजिएगा। डन। आगे आ जाएं, नेट एसेट्स की बात करते हैं। एग्जामिनर कहता है आईएफआरएस 3 स्टेट्स दैट आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ऑफ अ सब्सिडरी शुड बी मेजर्ड एट एंड रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू। अभी ऊपर बात कर चुके थे हम इसकी। द सब्सिडरीज पीपीएनई एट एक्विजिशन नीडेड टू बी मेजर्ड एट 40 मिलियन, पीपीएनई को 40 मिलियन पे मेजर करना चाहिए था। दिस इज एन इंक्रीज ऑफ $30 million विच विल रिड्यूस गुडविल बाय द सेम अमाउंट। डन। एग्जैक्टली यही चीज हमने की थी। This $30 million fair value uplift needs to be depreciated over the remaining life. This amounts to $2 million.
which is charged to consolidated P&L. Of this, 1.2 million is attributable to owners of Enrique, यानी parent company, and 0.8 million is attributable to NCI. Agreed? हमने भी यही किया था, एग्जैक्ट यही किया था। सब लोग बेटा हाँ या ना में जवाब देते रहो ताकि मुझे पता लगता रहे आप समझे या नहीं समझे। क्लियर बच्चे? डेफर टैक्स के ऊपर आ जाइए। The fair value uplift of 30 creates a TTD in the consolidated financial statements. A deferred tax liability of $6 million should be recognized, which will increase goodwill by the same amount. DTL credit hoga, goodwill debit hoga. By the reporting date, the taxable temporary difference has reduced to 28 million due to depreciation. This deferred tax liability should be adjusted to 5.6. As such, the deferred tax liability should be reduced by 0.4 million with a corresponding credit posted against the tax expense in P&L. Of this, 0.24 relates to is attributable to owners of Enrique, and 0.4 का 40% यानी 0.16 million is attributable to NCI. बोलो जी भाई हाँ कि ना? सारे मिलके बोलो भाई हाँ कि ना? वेरी गुड। अच्छा, एनसीआई वाली बात आ गई, एग्जामिनर ने रिवाइज्ड गुडविल दिखा दिया। आपने रिवाइज्ड गुडविल कैलकुलेट की हुई है एक्सेल में, तो आप उसको वर्किंग 1 या वर्किंग 2 या वर्किंग 3 जब अपना आप एक्सप्लेनेशन वर्ड प्रोसेसर में लिख रहे होगे तो आप वहां पे रेफर कर सकते हो। आप वहां पे रेफर कर सकते हो, सी वर्किंग फलाना, सी वर्किंग फलाना इन द स्प्रेडशीट, ये लिख दिया आप, काफी है बस आपके लिए। क्लियर होती है बात? डन। अच्छा एक बात बताए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये जो एग्जामिनर ने सारा आंसर लिखा, क्या आप अपना आंसर लिखते हुए डबल एंट्रीज बता सकते हैं? क्या आप अपना आंसर लिखते हुए डबल एंट्रीज बता सकते हैं? मैंने तो यहां बनाई है। क्या आप अपने आंसर लिखते हुए डेबिट्स और क्रेडिट्स बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इट ऑल डिपेंड समन कि तुम टाइम कितना लेती हो। समन पता चले तुमने डबल एंट्री बताने के चक्कर में पूरे पेपर में सवाल एक ही सॉल्व किया, तो बेटा इस अटेम्प्ट में तो पेपर निकलेगा नहीं, फिर मैं तुम्हें बोलूंगा जान दो, मत करो डबल एंट्रीज। लेकिन बेहतर तरीका मैं फिर भी ये समझता हूं कि डबल एंट्रीज बना के लिख देने का होता है। इससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो एग्जामिनर को बहुत अच्छे दिख जाएंगे। अगर बहुत अच्छे दिख जाएंगे तो आपका काम भी आसान, एग्जामिनर को मार्क करना भी आसान। लेकिन अगर टाइम हो तो, अगर टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्योंकि मैं जितना बोल रहा हूं तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्योंकि तुम लोग लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करते, क्योंकि तुम लोग अपनी चलाते हो, अगर ये सारे मसले मसाइल हैं तो डबल एंट्रीज मत बनाओ भाई, छोड़ दो, जानो। फिर जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करने की करो। 11 मार्क है, 8-9 मार्क तो उठाने ही उठाने हैं इसके अंदर से। ठीक है, आगे आ जाते हैं भाई। 5 मार्क की रिक्वायरमेंट है, सुनो। अच्छा मैं पहले वाली एग्जिबिट को जरा बंद कर देता हूँ। एग्जामिनर कहते हैं भाई यूजिंग एग्जिबिट 2, मुबारक हो भाई, यूजिंग एग्जिबिट 2 एंड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस एक्सप्लेन विद कैलकुलेशंस। बेटा फिर वही बात आ गई, एक्सप्लेन विद कैलकुलेशंस हाउ टू करेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स कंपनी इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X7। भाई कोई सेल्स कंपनी है और इन सेल्स कंपनी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को करेक्ट करना है यूजिंग एग्जिबिट नंबर 2। 5 मार्क की रिक्वायरमेंट है। इस 5 में से एग्जाम में बैठे हो, माइक्रो सेकंड का सवाल है, कितने मार्क्स तुम्हें कम से कम लेने चाहिए? 5 में से 5। लेकिन बुरे से बुरा सोचो, तुम्हारे दिमाग में चलना होना चाहिए कि यार 5, 5 में से 6, वेरी गुड, आप ले लीजिएगा। 5 में से 3-4 तो निकालने ही निकालने, यानी एक आधी गलती देखो। रियलिटी है आज तुम घर पे बैठे हो, एग्जाम में घर पे नहीं बैठे होगे, तो देर इज अ रिस्क कि भाई कुछ आधी आधी उधी गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी दिमाग में क्या रहना है, 5 में से 3 या 4 लेने ही लेने हैं। तो 8-9 ऊपर से आए, 3-4 यहां से आए, अगले सवाल अगले पार्ट से कुछ आए, तो आप 30 में से 23-24 मार्क लेके निकलो, 23-24 मार्क लेके निकलो, आगे बढ़ो पेपर के अंदर। ठीक है, आ जाए जरा एग्जिबिट नंबर 2 पढ़ते हैं भाई। एग्जिबिट नंबर 2 में एग्जामिनर कह रहा है सेवरल ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले की बात है, आज की बात नहीं, बहुत सालों पहले की बात है। एनरिके कंपनी परचेज 75% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ सेल्स कंपनी। एनरिके कंपनी ने 75% इक्विटी खरीदी सेल्स कंपनी की। अच्छा हमारा 75 है, इसका मतलब सामने वाले का कितना होता होगा? 25%। एग्जामिनर कहता है ऑन 31 दिसंबर 2007, यानी साल के आखिरी दिन, खूब समझ लीजिए बेटा, साल के
आखिरी दिन, on 31st December X7, Enrique sold 10% of the equity shares of Sals. This reduced its holding to 65%, but meant that control over Sals company was retained. क्या बोल रहे, क्या बोल रहे भाई, कौन सा टॉपिक आ गया ये? हमने 10% अपनी होल्डिंग सेल कर दी, इसका मतलब डिस्पोजल का सिनेरियो है। लेकिन कौन सा डिस्पोजल का सिनेरियो है बेटा? यस माय फ्रेंड्स, दिस इज सब्सिडरी टू सब्सिडरी डिस्पोजल। सब्सिडरी टू सब्सिडरी डिस्पोजल के अंदर अकाउंटिंग बाउंड्री क्रॉस नहीं हो रही, और अगर अकाउंटिंग बाउंड्री क्रॉस नहीं हो रही तो पहले भी हमारे पास कंट्रोल था, आज भी हमारे पास कंट्रोल है। आईएफआरएस कहता है कि जब पहले भी तुम्हारे पास कंट्रोल था और आज भी तुम्हारे पास कंट्रोल है, तो इसका मतलब देर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द ओनरशिप स्टाइल। एंड सिंस देर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द ओनरशिप स्टाइल, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा जैसे कि पहले चलता था। हाँ, ये जो तुम्हारा 75 से 65 आने का सफर है, जो तुम्हारा 75 से 65 आने का सफर है, और एनसीआई वालों का 25 से 35 जाने का सफर है, दिस ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन इक्विटी पार्टिसिपेंट्स। ये इक्विटी पार्टिसिपेंट्स के दरमियान की ट्रांजैक्शन है, और इसको इक्विटी में ही सेटल किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? पूरा लेक्चर रिवाइज करा दिया मैंने, पूरा लेक्चर। दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन इक्विटी पार्टिसिपेंट्स एंड दिस शैल बी डेल्ट विद इन इक्विटी। एग्जामिनर कहता है भाई, कैश प्रोसीड्स ऑफ $22 million वर रिसीव्ड फ्रॉम द सेल, with the other side of accounting entry being recognized in other income in the consolidated P&L. No other entries have been recognized in respect of the share sale. माशाल्लाह से $22 million जो आया ना, उन्होंने कैश को डेबिट किया और अदर इनकम को क्रेडिट कर दिया। क्या ये अदर इनकम वाली ट्रांजैक्शन है? क्या ये अदर इनकम वाली ट्रांजैक्शन है? बेटा, दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन इक्विटी पार्टिसिपेंट्स, दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आईफारस कहता है कि क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से कोई सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप स्टाइल नहीं आया, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि बिजनेस के अंदर कोई चेंज आया है, बल्कि ऐसे बोलेंगे कि आउटसाइडर्स ने, इक्विटी पार्टिसिपेंट्स ने आपस में ट्रांजैक्शन की है। तो ये इक्विटी की ट्रांजैक्शन है, इक्विटी के अंदर डील होगी, इसमें हमारा बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। तो इन्होंने अदर इनकम को गलत क्रेडिट किया है, हम सही कर देंगे। क्या कहता है एग्जामिनर? द नेट एसेट्स, सुनिएगा, द नेट एसेट्स ऑफ सेल्स कंपनी इन इट्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट 31st December वर 146 मिलियन। सेल्स कंपनी के अपने नेट एसेट्स, अपने जाती इंडिविजुअल नेट एसेट्स 146 हैं। ऑन 31st December X7, सेल्स कंपनी ओन्ड लैंड which had a carrying amount of $6 million at the acquisition date, but a fair value of $18 million at the acquisition date। क्या कह रहे हैं भाई? क्या कह रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं वर्किंग कौन सी हो रही है भाई? ये वर्किंग 3 बोल देता हूं इसको, वर्किंग 3, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इन सेल्स की बात कर रहे हैं, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इन सेल्स की बात कर रहे हैं। बेटा, सबसे पहले मैं बात कर लूं नेट एसेट्स, या ऐसे बोल देता हूं इंडिविजुअल कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। बेटा, इंडिविजुअल सेल्स कंपनी के अपने बुक्स के अंदर नेट एसेट्स हैं 146 मिलियन के एट द डेट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, सुनना, एग्जामिनर कह रहे हैं बच्चे कि यार देखो, सेल्स कंपनी के पास एक लैंड है जो कि एक्विजिशन डेट के ऊपर था 6 मिलियन का, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू थी 18 मिलियन। बहुत सालों पहले हमने सेल्स कंपनी को एक्वायर किया था, उस वक्त से एक लैंड पड़ा है। ये वही लैंड है जिसकी एक्विजिशन डेट के ऊपर कैरिंग वैल्यू 6 मिलियन थी, यानी इंडिविजुअल बुक्स के अंदर इस लैंड की कैरिंग वैल्यू थी 6। लेकिन याद रखना, जिस दिन हमने उनको एक्वायर किया था, जिस दिन सेवरल इयर्स को हमने इनको एक्वायर किया था, उसी दिन उसी लैंड की थी फेयर वैल्यू 18। इसका मतलब जरा सोचो, जब भी कंसोलिडेशन परफॉर्म हुई होगी, जब भी कंसोलिडेशन परफॉर्म हुई होगी, तो कहने से लाजिम तौर के ऊपर कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बनाने के लिए इन्होंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जरूर शामिल की होगी लैंड की। बेटा, इंडिविजुअल नेट एसेट्स है 146, हम कंसोलिडेशन के अंदर मामलात कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं,
कंसोलिडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट उस जमाने में 18 माइनस 6 12 की शामिल की गई होगी। यानी आज की तारीख में भी देखें तो अगर हमें कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स चाहिए सेल्स कंपनी के, कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स चाहिए सेल्स कंपनी के, तो वो 146 नहीं बनेंगे बल्कि 12 बनेंगे, सॉरी 158 बनेंगे। आप ये बोलोगे सर ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो लैंड के ऊपर बहुत सालों पहले हुई थी, सेवरल इयर्स अगो हुई थी, अब तक तो खत्म भी हो गई होगी। नो बेटा, इट इज लैंड, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। तो उस जमाने की जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, उस जमाने की जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है वो आज भी होगी। क्लियर? फरा पूछ रही है सर रिक्वायरमेंट क्या थी इस सवाल की? बेटा एक्सप्लेन, कैलकुलेट एंड एक्सप्लेन, कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेट एंड एक्सप्लेन। मुझे बताएं बात समझ में आ रही है सब लोगों को? सब लोग मुझे बताएं बेटा बात समझ में आ रही है? पहले मुझे यहां तक समझा दो, बात समझ में आ रही है? इंडिविजुअल कंपनी के नेट एसेट्स है 146, लेकिन हमें चाहिए कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स। आप जो भी डिस्पोजल की अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कंसोलिडेटेड बुक्स में कर रहे हैं, तो कंसोलिडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 158 है। अब आप ये पूछेंगे सर ये आप कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकाल ही क्यों रहे हैं? आपने तो सब्सिडरी टू सब्सिडरी डिस्पोजल के अंदर हमको प्रो राटा बेसिस समझाया था। आपने सब्सिडरी टू सब्सिडरी डिस्पोजल के अंदर प्रो राटा बेसिस समझाया था, तो यहां कहां से आ गए? बेटा सुनो, it is group's policy to measure the non-controlling interest at its proportionate share of fair value of subsidiaries net assets। एनसीआई बजाते खुद कैसे कैलकुलेट होता है? एज अ प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स, ये कंपनी की पॉलिसी है। अब अगर मुझे एनसीआई कैलकुलेट करना है तो एनसीआई खुद कैलकुलेट कैसे हो रहा है? एज अ प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स। तो जरा सोचो एनसीआई एट 25% कितना होगा? हमारे कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स एट 31 दिसंबर एक्स सेवन है 158, इसका 25% होगा 39.50। मुझे बताएं सब लोगों को बात समझ में आती है? डन? डन? फरा आप ही मुझे बताइएगा, एक सब्सिडरी टू सब्सिडरी डिस्पोजल हुआ है, एक सब्सिडरी टू सब्सिडरी यानी S2S डिस्पोजल हुआ है 10% का। तो कहना है से कंट्रोलिंग स्टेक गिरा होगा, ये लिखना नहीं भाई एग्जाम में, कंट्रोलिंग स्टेक गिरा होगा बाय 10%, विच मीन्स एनसीआई बड़ा होगा बाय 10%। मानते हैं आप लोग इस बात को? कंट्रोलिंग स्टेक गिरा होगा बाय 10%, इसका मतलब एनसीआई बड़ा होगा बाय 10%, यानी एनसीआई विल नाउ बी नॉट 25% बट 35%। तो यानी जरा सोचो 39.50 25% के बराबर था, तो डिवाइड बाय 25, तो 35 कितने के बराबर होगा? 55.3। यानी जरा सोचो इंक्रीज इन एनसीआई कितना होगा? 15.8 का। मुझे बताइए सब लोगों को बात समझ में आती है? इस डिस्पोजल की वजह से एनसीआई बढ़ जाएगा बाय 15.8। ठीक है? फरा आप कह रही हो 65 to 35? 65 और 35 ये कह रहे हो आप, सही है। मुझे बताओ कोई अकाउंटिंग एंट्री बता सकता है मुझे इस इंक्रीज इन एनसीआई और इस डिस्पोजल की अकाउंटिंग एंट्री? अकाउंटिंग एंट्री बताओगे जल्दी से? इन्होंने क्या बनाई हुई थी? कैश डेबिट किया था, कितने पैसे मिले थे भाई हमको डिस्पोजल करने से? 22 मिलियन। इन्होंने क्या किया था? कैश डेबिट किया था 22 मिलियन, कैश डेबिट किया था 22 मिलियन, और अदर इनकम क्रेडिट की थी। हालांकि होना क्या चाहिए? ओरिजिनल अकाउंटिंग एंट्री कोई बताएगा भाई? मैं आपको तोड़ तोड़ के समझा देता हूं। ओरिजिनल एंट्री बननी क्या चाहिए थी? कैश डेबिट होना चाहिए था 22 मिलियन, एनसीआई बढ़ रहा है, क्रेडिट हो रहा है 15.8, तो एनसीआई क्रेडिट होगा। दोनों के दरमियान देखो जरा डिफरेंस है, एनसीआई बढ़ा रहे हैं 15.8 से, जबकि इसी एनसीआई 15.8 बढ़ने के अगेंस्ट मेरे को पैसा कितना मिल गया है? 22, यानी ये गेन हुआ है। अच्छा ये गेन हुआ है इक्विटी होल्डर को, तो आप सीआर भी लिख सकते हैं या आप अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी ओसीई भी लिख सकते हैं। ओसीई के अंदर चला जाएगा डिफरेंस। मुझे बताइए बात समझ में आती है?
इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन इक्विटी पार्टिसिपेंट्स एंड इट शुड बी ट्रीटेड अंडर इक्विटी। मुझे बताइए, बात समझ में आती है सब लोगों को? कैश डेबिट होना चाहिए, एनसीआई क्रेडिट होना चाहिए, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल है बेटा, सिंपल गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल है। और गेन कहां चला जाएगा? सीआर या ओसीआई, जहां लिखना चाहो लिख लो, दोनों एक्सेप्टेबल है। ओसीआई भी लिख सकते हैं, सीआर भी लिख सकते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई मार्क नहीं कटेगा। वैसे ये ट्रांजैक्शन बिटवीन इक्विटी पार्टिसिपेंट्स है, तो इसको इक्विटी के अंदर ट्रीट करना चाहिए रादर देन रिटेन अर्निंग। ओसीई बेहतर होता है। क्लियर? वरना इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। सब लोग मुझे बताएं, बात समझ में आती है? शाहिद कह रहे हैं सर पीएनएल नहीं लिख सकते। पीएनएल तो किसी सूरत भी नहीं लिख सकते, किसी सूरत नहीं लिख सकते। सीआरबी में गुंजाइश कहता हूं, सीआरबी में गुंजाइश कहता हूं, पीएनएल तो किसी सूरत नहीं लिख सकते। शायद क्यों? शायद मेरे भाई, दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यही तो हमारा सारा क्लेम है। This is a transaction between equity participants and that should be dealt with in equity। पीएनएल में लेके चले गए, पीएनएल में लेके चले गए तो तुमने तो बोला कि यार ये ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। यही तो सारा हमारा फड्डा था, है भाई? शायद समझ में आई। हम तो कह ही ये रहे थे कि सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप स्टाइल नहीं आया, सो दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई फेयर वैल्यू पे चीजों को लाने की जरूरत नहीं है, कोई डीम्ड कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, कोई अकाउंटिंग बाउंड्री क्रॉस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इक्विटी पार्टिसिपेंट्स के दरमियान ट्रांजैक्शन ट्रीट करो और ओके ओके, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। क्लियर? डन? तो मेरे भाई यही अकाउंटिंग एंट्री बननी है। कैश डेबिट होना चाहिए था, एनसीआई और ओसी क्रेडिट होना चाहिए था। अच्छा, एग्जामिनर ने क्या किया था? एग्जामिनर ने कैश तो डेबिट किया था, लेकिन उसके अगेंस्ट अदर इनकम को क्रेडिट किया हुआ था, अदर इनकम को क्रेडिट किया हुआ था। मुझे बताओ करेक्टिंग एंट्री क्या बननी चाहिए? मैं यही बना रहा हूं, बहुत सारी एंट्रीज हो जाएंगी वरना। करेक्टिंग एंट्री क्या है? उसने अदर इनकम को क्रेडिट किया हुआ था, बस हम अदर इनकम या बोलो पीएनएल को डेबिट कर रहे हैं और एचसीआई और ओसी को क्रेडिट कर रहे हैं। बताओ, बात समझ में आती है सब लोगों को? ये करेक्टिंग एंट्री बन गई। सब लोग बेटा, सब लोग कंफर्म करें, सारी क्लास कंफर्म करें, समझ में आती है? नहीं आती तो बेटा अभी अभी बता दूंगा, और जो जवाब नहीं देगा उसको बाहर निकाल दूंगा। सर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल फॉर डीम डिस्पोजल वी सी आर ओ सी में जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। वहां तो देखो, वहां पे तो सीआर का वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पहली बात समझो, आपकी एक सब्सिडरी है, आपकी उसमें 80% शेयर होल्डिंग है, आपने उसके 70% या 50-60% बेच दिए। शायद भाई, ओ शायद भाई, शायद भाई सुन रहे हो ना? शायद भाई, आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी की एक सब्सिडरी है, उसमें आपकी 80% शेयर होल्डिंग है, यानी वो आपकी है। आपने उसमें 60% बेच दिया, 20% रख लिया, तो इसका मतलब आपने कंट्रोल लूज किया। शायद भाई, कंट्रोल आपने नहीं, कंपनी ने लूज किया है। दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो वहां पे जो डीम्ड गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है, उसको पीएनएल या सीआर में लेके जाने की लॉजिक है, बिकॉज बिजनेस ने वो चीज फोरगो की है। यहां पे बिजनेस ने कुछ फोरगो नहीं किया। पहले भी वो कंपनी हमारी है, आज भी वो कंपनी हमारी है। पहले भी वो कंपनी हमारी थी, आज भी वो कंपनी हमारी है। पहले भी कंसोलिडेशन होती थी, आज भी कंसोलिडेशन हो रही है। पहले भी कंट्रोल हमारा था, आज भी कंट्रोल हमारा है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये है कि बिजनेस ने कुछ लूज नहीं किया, कुछ लूज नहीं किया। तो तभी हम कहते हैं दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन इक्विटी पार्टिसिपेंट्स। इक्विटी वाले आपस में सेटल कर लें, पीएनएल की ट्रांजैक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। शायद भाई, बात समझ में आ रही है आपको? यहां नहीं जा सकता। अरे, अभी इतनी सारी कहानी मैंने की, तुम घूम फिर के वहीं आ गए। दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन इक्विटी पार्टिसिपेंट्स, यही तो बोल रहा हूं कितनी देर से। डीम डिस्पोजल में जा सकता है, लेकिन वहां लॉजिक है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? डीम डिस्पोजल में जाता है, जाता है, जाता है, क्योंकि लॉजिक है। समझ रहे हो ना? तो मैं तो मेरी बात समझ रहे हो? मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम सवाल भी ना करो ये, क्योंकि वहां लॉजिक है कि वहां पे बिजनेस ने एक बिजनेस को बेचा है, हमारी कंपनी ने एक सब्सिडरी को बाहर फेंक दिया, बेच दिया। तो वहां कंपनी का डिसीजन है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पीएनएल में नजर आने चाहिए। यहां एक ट्रांजैक्शन हुई है बिटवीन इक्विटी पार्टिसिपेंट्स आपस में, तो इक्विटी में डील करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर डाल के खपा देंगे। दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। समझ गया ना बात को?
डन। शायद भाई ओके, शायद भाई ओके लिख दें, एक बार फिर से ओके लिख दें, तसल्ली हो जाए मुझे कि आपको समझ में आ गई। वेरी गुड। अच्छा भाई, सुन ले भाई, डील डन हो चुकी है, हमने एग्जिबिट नंबर 2 भी कर ली है भैया जी। एग्जिबिट नंबर 3, यूजिंग एग्जिबिट्स 1 and 2 एंड योर प्रीवियस आंसर्स, एडजस्ट द, अच्छा देखो बेटा एक्सप्लेन भी है यहाँ पे, सॉरी मैं आगे बढ़ गया, 5 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन भी है। देखो ये मैं पढ़वा नहीं रहा, लेकिन तुम लोगों को सारी कहानी मैंने लिखवाई हुई है, दसियों मर्तबा लिखवाई हुई है, डिस्पोजल वाली कहानी सारी लिखवाई हुई है, सारे लेक्चर में सब लिखवाया हुआ है। वेन एवर द अकाउंटिंग बाउंड्री इज क्रॉस, ऐसे डीम किया जाएगा, वैसे किया जाएगा, S to S के अंदर नहीं किया जाएगा, डीम किया जाएगा, दिस इज ट्रांजैक्शन बिटवीन, ये सब लिखवाया हुआ है। तो 5 मार्क की रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेशन करा दी, एक्सप्लेनेशन लिख, दिखा नहीं रहा, पढ़वा नहीं रहा, लेकिन कर लोगे? सच बताओ भाई, कर लोगे या नहीं कर लोगे? नहीं कर लोगे तो आज ही बता दो, नहीं कर लोगे तो आज ही बता दो, ताकि अगली अटेम्प्ट के बारी बात कर लें भाई आज। कर लोगे ना भाई? कर लेना, मैं बता रहा हूं कर लेना। ठीक है भाई, वेरी गुड। आ जाए, सी रिक्वायरमेंट देखो 14 मार्क्स की है, 14 में से कितने लेने सब लोग बताओ जल्दी से। बोल रहे हैं यूजिंग एग्जिबिट्स 1 and 2 एंड योर प्रीवियस आंसर, एडजस्ट द प्री पॉपुलेशन रिस्पॉन्स शीट ऑप्शन टू करेक्ट द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 December 2007। हमें SOFP को करेक्ट करना है, 14 मार्क की रिक्वायरमेंट है, कितने लेने हैं जल्दी से बताओ। सर 12 तो लेंगे ही लेंगे, वेरी गुड भाई, 12 तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि अगर 12 नहीं लिए तो 24 नहीं बनेंगे ओवरऑल, क्योंकि 9 कम से कम ऊपर से लेने थे, 3 यहां से लेने थे, तो 12 बने। इस 14 में से 12 लेने पड़ेंगे ताकि 24 तक पहुंच जाए हम लोग। ठीक है ना भाई, ये कम से कम टारगेट होना चाहिए आपका। वैसे तो 14 ही पूरे लेने, लेकिन 12 से तो कम जाना ही नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट देखते हैं। अच्छा हमारे सामने, अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूं, क्योंकि अब जो भी होगा वो यही होगा। बेटा हमारे सामने प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट गिवन है, इसके अंदर हमने करेक्शंस करनी है, एडजस्टमेंट्स करनी है। आपका एग्जामिनर कहता है कि अगर तुम हर एडजस्टमेंट को अलग अलग कॉलम के अंदर एडजस्ट करोगे ना, तो मेरे लिए मार्किंग आसान हो जाएगी, और जब मेरे लिए मार्किंग आसान हो जाएगी तो देयर इज अ हाईली लाइकली चांस कि मैं तुम्हें मार्क्स अच्छे दे दूंगा। तो हम एक एक करके ट्रांजैक्शंस के ऊपर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? सबसे पहले बेटा वर्किंग में जाके देखते हैं, हमारी सबसे पहले वर्किंग क्या हुई थी। आप याद करें, कैश कंसिडरेशन उसने ऑलरेडी कंसिडर की हुई थी अपनी गुडविल कैलकुलेशन के अंदर। पहला मसला ये था कि उसने डेफर्ड कंसिडरेशन 31.75 मिलियन को कंसिडर नहीं किया था, हम करेंगे। डेफर्ड कंसिडरेशन को कंसिडर नहीं किया था, हम करेंगे। तो आ जाए जरा, मैं यहां पे लिख रहा हूं डेफर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, डेफर्ड कंसिडरेशन। अच्छा, डेफर्ड कंसिडरेशन रिकग्नाइज करने की वजह से, जो कि 31.75 की थी, मेरे गुडविल बढ़ेगी, और नीचे से मेरी करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ेंगी 31.75। ठीक है। अच्छा मैं आपकी जगह अगर एग्जाम के अंदर हूं ना, एक टिप बता रहा हूं, एक टिप, आपकी मर्जी है, आप फॉलो करें ना करें, जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता आपके साथ। एक ऐसी टिप है, मैं होता तो ये करता। आप ना एक फॉर्मूला अप्लाई करो, इज इक्वल्स टू सम, और जितनी एडजस्टमेंट्स एसेट साइड पे करते जा रहे हो ना, जितनी एडजस्टमेंट्स एसेट साइड पे करते जा रहे हो, इसका सम ले लो एक जगह। ठीक है। इसी तरह इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर आओ, यहां पे भी जितनी एडजस्टमेंट्स करते चले जा रहे हो, इनका भी सम ले लो, और नीचे ना एक फॉर्मूला लगा दो, एसेट्स माइनस टोटल इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, डिफरेंस जीरो रहना चाहिए। यानी आपने बैलेंस शीट के ऊपरी हिस्से में जो एडजस्टमेंट्स की हैं, वो आपके बैलेंस शीट के निचले हिस्से से बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है कि आपने डबल एंट्री पूरी पास नहीं की हुई, आपकी बैलेंस शीट एट द एंड जाके मैच नहीं करेगी। क्या सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं? ये फॉर्मूला मैं हर जगह पेस्ट कर रहा हूं। क्लियर है ना बेटा? ये एक ट्रिक है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ना करिएगा, मुझे कोई मसले की बात नहीं है। कोई बात नहीं, अगली अटेम्प्ट में पेपर फिर दे दीजिएगा, आपकी मर्जी। अच्छा, डेफर्ड कंसिडरेशन से याद आया, एक अनवाइंडिंग भी थी। ठीक है,
अनवाइंडिंग के एडजस्टमेंट भी कर देते हैं बेटा। अच्छा, अनवाइंडिंग की अकाउंटिंग एंट्री याद है ना तुमको, सीआर डेबिट किया था, डेफर्ड कंसिडरेशन की लाइबिलिटी को क्रेडिट किया था। सीआर डेबिट, डेफर्ड कंसिडरेशन की लाइबिलिटी क्रेडिट। सीआर डेबिट करने का मतलब सीआर कम होगा। तो हम यहां पे कितना ले ले भाई, कितना था, 1.59। ठीक है। अच्छा भाई, पहले मैं जरा इसकी फॉर्मेट सही कर लूं भाई। ठीक है। तो सॉरी, हाँ, रिटेन अर्निंग हो गई बेटा 1.59 कम, और डेफर्ड कंसिडरेशन बढ़ जाएगी 1.59 से। क्लियर। नेट में देखो अभी भी इंपैक्ट जीरो ही है, ये लाइन देख लो, इसमें इंपैक्ट जीरो आना चाहिए। ठीक है। ओके, आगे आ जाओ। हमने डेफर्ड कंसिडरेशन कर दिया, अनवाइंडिंग कर दिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट था बेटा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी और इसके ऊपर एक्सेस डेप्रिसिएशन थी। कर लें, मैं यहां पे लिख देता हूं अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और इसके बराबर में लिख देता हूं एक्सेस डेप्रिसिएशन। मेरे प्यारे बच्चे, अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई है 30 की, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बड़ा होगा। ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एक्विजिशन डेट पे बढ़ जाने की वजह से गुडविल गिरी होगी। एसेट डेबिट, गुडविल क्रेडिट। अच्छा, फिर इसके पास पास आया आपके पास एक्सेस डेप्रिसिएशन। याद करें, एक्सेस डेप्रिसिएशन, एक्सेस डेप्रिसिएशन आपके एसेट की वैल्यू को गिराएगा। कितनी थी, दो। एक्सेस डेप्रिसिएशन आपके एसेट की वैल्यू को गिराएगा, तो मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को दो से कम किया। और बेटा यही आपकी सीआर और एनसीआई को भी गिराएगा। सीआर देखो कितना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सीआर कितना था, 1.2। अच्छा, ये 1.2 बेटा मैंने गलती कर दी, माइनस में लिख देना, हाँ माइनस में। एक्सेस डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, खर्चे की वजह से आपकी रिटेन अर्निंग गिरती है। ठीक है। और 0.8 आ जाएगा आपके एनसीआई के अंदर। क्लियर। तो टेक्निकली स्पीकिंग मेरे प्यारे बच्चों, आपकी एसेट्स भी दो से गिरे हैं, आपकी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज भी दो से गिरी हैं, तो बैलेंस अभी भी जीरो ही आ रहा है, यानी मैचिंग चल रही है अभी तक। क्लियर है सबके लिए। मुझे सब लोग ओके लिख दें ताकि मुझे तसल्ला रहे कि आपको बात समझ में आ रही है। क्लियर है। आगे आ जाएं। अच्छा, डेफर टैक्स की बात कर लेते हैं। पहली डेफर टैक्स की एडजस्टमेंट वो थी जिसमें गुडविल ने बढ़ना था और डेफर टैक्स लाइबिलिटी ने कम होना था। सॉरी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी ने भी बढ़ना था। तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी एट एक्विजिशन। ठीक है, पूरा भी लिख देंगे तो मतलब ये भी लिख सकते हैं आप, कॉलम बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है। डेफर टैक्स लाइबिलिटी थी 6 की, और इसकी वजह से ये लाइबिलिटीज भी बढ़ गई, गुडविल भी बढ़ी और लाइबिलिटीज भी बढ़ गई। नेट अभी भी आप ओके है। ठीक है। अच्छा, फिर आपको याद है ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी थोड़ी कम भी हुई थी, 0.4 से कम हुई थी। ठीक है। तो अब आप कहेंगे डेफर टैक्स लाइबिलिटी एट ईयर एंड। सही है। आपकी डेफर टैक्स लाइबिलिटी कम हुई थी 0.4 से, तो -0.4। ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी कम हो रही थी तो इसका कॉरिस्पॉन्डिंग इंपैक्ट याद करिए, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग इंपैक्ट रिटेन अर्निंग्स के अंदर 60% गया था एज अ पॉजिटिव, और बाकी बाकी 0.16 यानी 40% चला गया था एनसीआई के लिए पॉजिटिव। लाइबिलिटी कम होती है, फायदा होता है। आप देखें अभी भी आपका बैलेंस नीचे मैच कर रहा है। ओके है, सब कुछ मैच कर रहा है, अल्लाह का बहुत करम है। यहां से आगे आ जाए बेटा, हमने ये कर लिया, हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। एक ये डिस्पोजल ऑफ सेल्स की काम करना है, इसकी अकाउंटिंग एंट्री ये बननी थी बेटा, डिस्पोजल ऑफ सेल्स की। ठीक है, अभी कर लेते हैं बेटा, डिस्पोजल ऑफ सेल्स। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ सेल्स में हुआ ये था कि एग्जामिनर ने अदर इनकम को क्रेडिट किया हुआ था, हम पहले तो उसको डेबिट करेंगे। अदर इनकम को डेबिट करने का मतलब ये हुआ कि रिटेन अर्निंग 22 से कम हो जाएगी,
और इसका कॉरिस्पॉन्डिंग इंपैक्ट ये निकला था, आप याद करिए, आप याद करिए, आपका एनसीआई बढ़ जाएगा, आपका एनसीआई बढ़ जाएगा 15.8 से, और 6.2 से आपकी अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी। जो गेन आया था हमारे पास 6.2 का, उससे बढ़ गई, और आप देखें फिर डिस्पोजल ऑफ सेल्स मैच कर गया। मुझे बताएं, सब लोगों को बात समझ में आती है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? डन। बेटा अब अगर मैं यहां पे निकाल लूं करेक्टेड एसओएफपी, करेक्टेड एसओएफपी कैसे निकालेंगे? सब कुछ को सम कर लेता हूं। मैंने थोड़ा सा गलत सम ले लिया। ओके हो गया भाई? ओके हो गया? कुछ मिस तो नहीं कर रहा भाई मैं? डन। ओके डन। आगे आ जाते हैं बेटा जरा। अच्छा भाई, सम कर लेते हैं। बिल्कुल सही। आप देखिए अपने सारे के सारे काम निपटा दिए। एक बार सिर्फ कंप्लीटनेस के लिए मैं देख लूं कि कोई ट्रांजैक्शन या कोई चीज़ मुझसे रह ना गई हो। मैंने 30 भी कर लिया था, 31.75 कर लिया था, फिर उसके बाद एक्सेस डेप्रिसिएशन मैंने कर लिया, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 30 की मैं कर चुका, एक्सेस डेप्रिसिएशन कर चुका, डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशन मैं कर चुका। एक चीज़ मुझे याद आ गई, एक चीज मुझे याद आ गई, मैंने ये भी कर लिया। अच्छा यार, ये सिर्फ एक चीज मैं पता है क्या भूल गया। कोई मुझे बता सकता है मैं एक चीज क्या भूला हूँ? मुझे याद आ गया। आप में से कोई बता सके अगर? पता है मैंने कैसे पकड़ा? देखो, इन तीनों नंबर्स को नेट करो। 31.75 माइनस 30 और 6, ये बनेगा कोई 7.75। ऐसे ही कुछ नंबर बनेगा। हमने गुडविल निकाली थी 19.35 की, जिसका मतलब ये था कि हमें इंक्रीज करनी थी गुडविल 17.35 से। क्या चीज मैं भूल गया करना? क्या चीज मैं भूल गया करना? अच्छा, आप में से किसी ने पूछे भी थी वो चीज? 9.6 से एनसीआई को बढ़ाना था, याद है? याद है? इस 104 का 40%, एनसीआई को 9%, सॉरी, एनसीआई को 104 का 40% लेना था, 80 का 40% नहीं लेना था। तो ये 9.6 से जो एनसीआई बढ़ाना था ये मैं भूल गया। आइडियली मुझे ये डेफर्ड कंसिडरेशन के बाद सीक्वेंस से चलना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम पता नहीं इंसर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते भाई। हम्म, शाही, इसको मैं ये करता हूँ, यहाँ पे है, इधर डालते हैं एनसीआई इंक्रीज। ठीक है, 9.6 से इस एनसीआई की वजह से गुडविल बढ़ी थी, और एनसीआई 9.6 से यहाँ भी बढ़ेगा, और ये हम कर लेंगे। अब हो गया परफेक्ट आंसर। मुझे बताइए सब लोग, बात समझ में आती है? यानी टेक्निकली स्पीकिंग मेरे खुद के 14 नहीं आ रहे थे, आप तो दूर की बात, मेरे भी 14 नहीं आ रहे थे। बाल बाल बच गए, लेकिन अगर मैं जल्दी, मैं खुद समझता मैं एग्जाम के अंदर होता तो शायद मैं मिस कर देता।
तो अगर 2 मार्क इसके थे तो मेरे खुद के 12 आ रहे थे। मुझे बताइए, बात समझ में आती है सब लोगों को? एवरीबडी टेल मी, बात समझ में आती है? क्लियर है बेटा सब लोगों के लिए? अब मुझे बताओ, जब तक तुम लोग ये अप्रोच नहीं रखोगे कि तुम लोगों को मैं भी, हमारा मीट एंड ग्रीट हुआ था, उसके अंदर मैं स्टूडेंट से मिल रहा था। तो स्टूडेंट्स बार बार नहीं ये पूछ रहे थे कि सर एसबीआर में क्या करें क्या करें क्या करें। मैं उनको बार बार यही कह रहा था कि देखो, एसबीआर में ना तुम्हें अपने दिमाग में नंबर्स चलाने पड़ेंगे। किस तरह तुम 50 मार्क लेके आ रहे हो एट द एंड ऑफ द डे। अल्लाह करे आप 90s प्लस स्कोर करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू एट द वेरी लीस्ट यू नीड 50। एट द वेरी लीस्ट यू नीड 50। 50 के नीचे तो जवाब ही कोई नहीं है ना। 90 के ऊपर मशहूरी है, लेकिन 50 से कम पे भी बहुत मशहूरी है, गलत वाली। तो आपने 50 तो लाने ही लाने, वो लाओगे कैसे कि पहले सवाल के अंदर कम से कम कैलकुलेट करते हुए चलो कि यार कितने आ जाएंगे। और कंसोलिडेशन के सवाल में ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, पता लग रहा होता है कितने आएंगे या नहीं आएंगे। अब अगर लेट्स से खुदा ना ख्वास्ता किसी भी वजह से तुम्हें लगता है कि यार यहाँ 13 में से 18 आएंगे, 30 में से यहाँ पे 18 आएंगे, तो इसका मतलब तुम्हारे पास डेल्टा आ गया। 24-25 मार्क लेने थे, 6-7 मार्क का डेल्टा आ गया, तो 6-7 मार्क कहीं और से निकालो। जबरदस्ती निकालो, अच्छा लिखो, तेज तेज करो, जो भी करो, कहीं और से कॉम्पनसेट करो, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हारे 50 किस तरह बनेंगे। क्लियर होती है बात ये? So this is one of the most important advices that I could have given to you from a SBR perspective, exam perspective. Clear है?